जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग फैक्ट बेस्ड जीके में लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे नेशनल कमीशंस के बारे में और कई ऐसी सेंट्रल बॉडीज एंड द रिलेटेड मिनिस्ट्री। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर? हम सब जानते हैं यूपीएससी है। ठीक है। अब ये यूपीएससी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाई जो यूपीएससी है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, या हम जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जानते हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ऐसे कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो भी हमारे कंट्री में नेशनल कमीशंस हैं, इसके अलावा कई ऐसी सेंट्रल बॉडीज भी हैं और उनसे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज देखेंगे कि वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। क्लियर? सो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है एंड आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, शुरुआत करें इससे, तो सबसे पहले शुरू करें तो सबसे पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, ये हमारा जो है वो बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। तो आपको याद रखना है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर। नेक्स्ट बात करें अगर हम, नेक्स्ट हमारा जो है वो है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है और ये जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है ये बेसिकली आपको फाइनेंस कमीशन से समझ में आ रहा होगा ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपको याद रखना है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कम्स अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा यूपीएससी, यूपीएससी हम सब जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि यूपीएससी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, तो आपको ये पता होना चाहिए इट ऑल्सो कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। तो यूपीएससी भी किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट है हमारा इंटर स्टेट काउंसिल। देखिए, आर्टिकल नंबर 263 में हमारा प्रोविजन है कि वी शुड क्रिएट एन इंटर स्टेट काउंसिल। हमारी कंट्री में एक इंटर स्टेट काउंसिल है और ये इंटर स्टेट काउंसिल किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये बेसिकली आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। आपको याद रखना है इंटर स्टेट काउंसिल किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट हम बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी। क्लियर? अब ये एसएससी जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो बेसिकली हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के ही अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी। तो बेसिकली हमारा जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट का, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो आपको ये याद रखना है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। नेक्स्ट बात करें हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो हमारा नेशनल कमीशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आपको पता होना चाहिए, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आपको याद रखना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखिए, विजिलेंस कमीशन जो है ये भी सेंट्रल की एक कमीशन है और ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत। आपको याद रखना है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट हम बात करें तो जोनल काउंसिल। देखिए, हमारे यहाँ जो इंडिया है वो हमारा बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है जोनल काउंसिल्स में, और ये जोनल काउंसिल्स जो हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं? तो ये बेसिकली जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आपको याद रखना है जोनल काउंसिल्स जो हैं वो किसके अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये किसके अंडर में आता है? फ्रीक्वेंटली आप इसका नाम सुनते हैं सीबीआई के बारे में,
तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए एनआईए जो है वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और एनआईए जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो वो आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो किसके अंडर में आती है? वो आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो जो हमारा नेशनल कमीशन है फॉर माइनॉरिटीज, क्लियर, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये बेसिकली हमारा जो आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो आपको याद रखना है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट कमीशन आता है वो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राज्य बाल अधिकार संरक्षण नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। क्लियर? तो आपको याद रखना है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है ये बेसिकली हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होता है उसके अंतर्गत में आता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, क्लियर, ये बेसिकली हमारा जो आता है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट के अंतर्गत। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसको याद रखना है आपको स्पेसिफिकली क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, क्लियर, ये जो है हमारा वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको याद रखना है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, क्लियर, वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो बेसिकली आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है, इससे पहले हम लोगों ने जोनल काउंसिल में देखा था, तो जोनल काउंसिल में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल नहीं आता, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक अलग है। क्लियर? जैसे जोनल काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता था, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। तो आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अब जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो बेसिकली हमारी जो मिनिस्ट्री है दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आपको याद रखना है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, क्लियर, तो वुमेन की बात करते हैं, तो जो नेशनल कमीशन है वुमेन के लिए वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, क्लियर, जो जीएसटी हमारा बनी है उसकी जो काउंसिल है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको याद रखना है जीएसटी काउंसिल जो होती है वो किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा लोकपाल। ठीक, ये जो लोकपाल है ये किसके अंडर में आता है? ये आपको याद रखना है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। क्लियर? तो लोकपाल भी किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA।
तो ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आपको याद रखना है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। तो ये जो ऑफिस है ये बेसिकली किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो आपको याद रखना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों के दोनों किसके अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, देखिए नाम से ही पता चल रहा है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो आपको याद रखना है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो फ्रीक्वेंटली काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो आपको ये याद रखना है इट ऑल्सो कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट बात करें तो डीलिमिटेशन कमीशन, क्लियर? तो ये जो डीलिमिटेशन हमारा कमीशन है वो किसके अंडर में आता है? तो वो भी बेसिकली हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में आता है, क्लियर? तो आपको याद रखना है डीलिमिटेशन कमीशन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, क्लियर? तो यहां पर आकर के हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर जितने भी कमीशंस थे वो देखे और वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड था वो देखा। देखिए ये आप इस लेक्चर को बिल्कुल आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, क्लियर? अब जैसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कई बार हम जल्दीबाजी में ये भूल जाते हैं कि एक माइनर सी चीज कि दिस कमीशन इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपको फंसा सकते हैं, तो इसलिए आपको ये कमीशंस के बारे में पढ़ना है और इनसे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, क्लियर? इसके फ्रीक्वेंटली आप करंट टाइम पे अभी चेयरमैन कौन है कमीशंस के या इन मिनिस्ट्रीज में कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं इनको भी आप पढ़ते रहिएगा क्योंकि कभी भी क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। वैसे तो मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं करंट अभी जो चेयरमैन है सारे कमीशंस के और मिनिस्ट्री से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें करंट टाइम पर कौन कौन से मिनिस्टर्स कौन कौन है, क्लियर? तो उस लेक्चर को भी मैं आपको बताऊंगा, क्लियर? तो गाइज यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आई होप कि आपको सारे कमीशंस और उसकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड समझ में आया होगा। 2 से 3 बार आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा कि कौन सा कमीशन किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। हम फर्दर लेक्चर्स बनाते रहेंगे, ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। प्रीलिम्स खास तौर पे देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। कोई भी आप ऑब्जेक्टिव पेपर देंगे तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये जो आपका सीरीज चल रही है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।